वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो विचर सीरीज के बारे में शायद आप बखूबी जानते होंगे, जो कि एक पूरे युग की कहानी है। लेकिन विचर की दुनिया कैसे बनी, उस दुनिया में सबसे पहला विचर कैसा बना, और उस विचर की दुनिया में खतरनाक मॉन्स्टर और उन्हें टक्कर देने वाले उनसे भी खतरनाक इंसान और मैजिशियंस किस तरह से आकर बसे, ये सब कुछ बताया गया है इस 4 एपिसोड मिनी सीरीज के जरिए। और वही मिनी सीरीज मतलब चारों एपिसोड्स को हम आज एक ही वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर ये कहानी पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलेगा, और ज्यादातर लोग देखना चाहेंगे तो हम विचर सीरीज को भी लेकर आ जाएंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं 2022 में रिलीज हुई एक अलग ही लेवल की मिनी सीरीज जिसका नाम है द विचर ब्लड ओरिजिन। तो कहानी की शुरुआत होती है ओरिजिनल विचर सीरीज के टाइमलाइन से लगभग 1200 साल पहले। ये कहानी पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरी धरती या दुनिया में घट रही है, जहां एल्फ नाम के लोग रहते हैं। इनके कान लंबे होते हैं। इनके अलावा यहाँ बौने भी रहते हैं जो यहाँ पे राज करते थे, लेकिन फिलहाल उनका पतन हो चुका है और फिलहाल यहाँ पे राज करते हैं एल्व्स, जो कि बहुत ही ताकतवर है। एल्व्स 3 बड़े राज्यों में बटे हुए हैं और तीनों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते हैं। यहाँ पर हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, लेकिन सभी उसे लॉर्क नाम से ही जानते हैं। ये इन तीनों राज्यों में से प्रशिया नाम के राज्य को बिलोंग करती है। हर राज्य की सुरक्षा के लिए उनका अपना अपना एक कबीला है जिसे क्लैन कहा जाता है। लॉर्क रावेन क्लैन को बिलोंग करती है और उसे म्यूजिक बेहद ही पसंद है। वो हर क्लब में जाकर म्यूजिक प्ले करती है। वहाँ एक आदमी एक छोटी लड़की के साथ बदतमीजी करता है, जिसको देखकर लॉर्क गुस्से में उस आदमी को और उसके साथियों को मार मार कर फ्लैट कर देती है और फिर वहीं आराम से बैठकर अपना म्यूजिक बजाती है। इस दुनिया के 3 राज्यों में सबसे पावरफुल है ये राज्य, जिसका नाम है जेंट्रिया। जेंट्रिया की राजकुमारी मर्विन पर हमला करने के लिए कुछ लोग वहां आते हैं, लेकिन जेंट्रिया की सुरक्षा जिस क्लैन को सौंपी गई है उसका नाम है डॉग क्लैन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। डॉग क्लैन का सबसे काबिल योद्धा है ये आदमी दोस्तों, जिसका नाम है फियाल। मर्विन को बचाने के लिए वो सबसे लड़ता है। पहली बार मर्विन अपने हाथों से किसी को मार डालती है, जिसकी वजह से वो कांपती भी है। फिर वो राजमहल पहुंच जाती है और उसकी सुरक्षा के लिए बाहर खड़ा होता है फियाल। फिर फियाल अंदर आता है और लगता है फियाल और मर्विन एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। दोनों कमरे के अंदर होते हैं और तभी बाहर फियाल के पिता, जो कि डॉग क्लैन के सरदार हैं, उन्हें फियाल और मर्विन की फिक्र होती है कि न जाने मर्विन को क्या हुआ होगा। वो कमरे में आकर देखते हैं तो वहाँ पर फियाल और मर्विन इंटीमेट हो रहे होते हैं। अगर किसी और ने मर्विन के साथ इंटीमेट होने की जरूरत की होती तो उसे तुरंत ही सूली पर चढ़ा दिया जाता, लेकिन क्योंकि फियाल एक काबिल योद्धा है उसे सजा के तौर पर देश निकाला दिया जाता है। फियाल के पिता कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मेरे बाद तुम इस राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ ले लोगे बेटा, लेकिन तुमने जो किया वो राजद्रोह है। चुपचाप अपने हथियार मुझे सौंपकर राज्य से निकल जाओ। फियाल भी चला जाता है। यहाँ मर्विन आराम से बैठकर बुक पढ़ रही होती है और तब वहाँ पर जेंट्रिया का राजा, जो कि मर्विन का भाई है, वो आता है। उसका नाम है जेस्कियर। वो मर्विन से कहता है कि हम यहाँ के बाकी 2 राजाओं के साथ शांति बनाए रखना चाहते हैं और कई 100 सालों से हो रहे इस युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। आपस में दोस्ती बनाए रखने के लिए हमने तुम्हारी शादी दूसरे राज्य के राजा के साथ करवाने का फैसला किया है। तुम्हें मंजूर तो है ना? मर्विन यहाँ पर हाँ तो कर देती है, लेकिन उसके मन में तो काफी आक्रोश भरा पड़ा हुआ है। दूसरी ओर जेंट्रिया राज्य के मुख्य सलाहकार बलोर को दिखाया जाता है, जो कि एक मांत्रिक भी है। वो एक ही पत्थर के बने एक बड़े पिलर के पास जाता है जिसे मोनोलिथ कहा जाता है, जहाँ से वो एक पोर्टल को क्रिएट करता है। और जब वो उस पोर्टल के अंदर जाता है तो किसी और रियलिटी में पहुंच जाता है, जहाँ जीव जंतु तो नजर नहीं आते, लेकिन किसी दूसरे डायमेंशन की रोशनी दिखती है। वो रोशनी ब्लॉर से बात भी करती है। ब्लॉर कहता है कि मैंने जेंट्रिया के राजा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। मतलब दोस्तों ये ब्लॉर है ना, जो ये जेंट्रिया के राजा जेस्कियर को जान से मारकर जेंट्रिया को ही नहीं बल्कि बाकी 2 राज्यों पर भी कब्जा करना चाहता है, और इसीलिए वो इस दूसरे डायमेंशन में आकर इस शक्तिशाली रोशनी से मदद मांग रहा है। वो भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी ओर लॉर्क ने उस क्लब में जिस छोटी लड़की को बचाया था ना, उससे वो बात कर रही होती है, और उसने जिन लोगों को मारा था वो दूसरे सोल्जर्स को बुला लाए थे। अब यहाँ पर लॉर्क कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये लोग प्रशिया राज्य के सोल्जर्स हैं और वो अपने ही राज्य के सोल्जर से लड़ना नहीं चाहती। फिर वो लॉर्क को ले जाकर एक सेल में बंद कर देते हैं, जहाँ फियाल पहले से मौजूद होता है। फियाल जेंट्रिया से निकल तो गया था, लेकिन प्रशिया में आकर फंस गया। अब फियाल तो डॉग क्लैन को बिलोंग करता है, लेकिन लॉर्क रावेन क्लैन को बिलोंग करती है, और ये दोनों ही अपने राज्य के लिए कई बार लड़े भी हैं। ऐसी एक लड़ाई में फियाल के हाथों लॉर्क की बहन बुरी तरह घायल हो गई थी एक बार। उस बात के लिए अब वो फियाल से लड़ती भी है। अचानक वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आकर फियाल को रिहा कर देते हैं। तब फियाल लॉर्क से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर आराम से सड़ती रहना, मैं तो चला, कहकर वो निकल जाता है। तब एक आदमी आकर फियाल को बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वापस जेंट्रिया बुलाया है। 3 राज्यों के बीच होने वाले शांति समझौते में तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत पड़ेगी। लेकिन फियाल कहता है कि पिताजी से कह दो कि मैं मर चुका हूँ उनके लिए। इस तरह गुस्से में कहकर वो चला जाता है और एक सेक्स वर्कर के पास जाता है। वो कहती है पहले माल दिखाओ फिर आऊंगी। फियाल कहता है कि मेरे पास बस एक महंगा चेन है। कहकर वो अपने गले में हाथ डालता है तो पता चलता है कि उसका चेन गायब है। असल में लॉर्क के साथ हुई लड़ाई के दौरान उसने फियाल का चेन चुरा लिया था। दूसरी ओर लॉर्क उस सेल से बचकर बाहर निकलकर अपनी बहन को देखने जाती है। लॉर्क और उसकी बहन, जिसका नाम सीलिया है, ये दोनों ही रावेन क्लैन से बाहर आ चुकी थी और आम जनता की तरह ही जी रही थी। लेकिन अब सीलिया कहती है तीनों राज्यों के बीच समझौता होने वाला है, लेकिन इस दौरान कोई भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए हमें प्रशिया के पक्ष को ताकतवर बनाने के लिए वापस रावेन क्लैन में शामिल होना पड़ेगा। लॉर्क भी इस बात को मान जाती है और दोनों रावेन क्लैन के साथ जुड़ने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी
सीला की पीठ पर 2 तीर आकर लगते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। इससे लॉर्क तो बौखला जाती है, लेकिन उसे सोल्जर्स घेर लेते हैं। लॉर्क उन सबसे अकेले ही लड़ने की कोशिश करती है और तब फियाल आकर उसकी मदद करता है और वो मिलकर उन सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं। फिर फियाल लॉर्क से अपना चेन वापस ले लेता है। फिर वो उन मरे हुए सोल्जर्स को देखता है और उनके हाथ पर बने निशान से उसे पता चल जाता है कि वो ज़ेंट्रिया के सोल्जर्स हैं, यानी फियाल के राज्य से हैं। यहाँ पे फियाल रियलाइज करता है कि तीनों राज्य शांति समझौता करने वाले हैं, लेकिन ज़ेंट्रिया का असली इरादा समझौता नहीं बल्कि बाकी 2 राज्यों पर अपना कब्जा जमाना है। समझौते की बातचीत करने के बहाने वो बाकी 2 राज्यों के शासकों को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और बातचीत के दौरान ही ज़ेंट्रिया के सोल्जर्स उन दोनों राज्यों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेंगे। यही है ज़ेंट्रिया का प्लान और उसी प्लान के तहत उन्होंने प्रशिया राज्य में आकर लॉर्क को मार डालने की कोशिश की, क्योंकि लॉर्क प्रशिया की सबसे वीर योद्धा है, लेकिन बेचारी सिलिया उसमें फंस गई। खैर दोस्तों, फियाल की मदद से लॉर्क तो बच गई। तो फियाल लॉर्क से कहता है, ज़ेंट्रिया के राजा की नीयत ठीक नहीं लग रही, वो पर्शिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तुरंत ज़ेंट्रिया जाकर समझौते की उम्मीद से वहाँ बैठे शासकों को इस बारे में आगाह करना होगा। इस इरादे से दोनों एक साथ अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ ज़ेंट्रिया में समझौते की बातचीत तो शुरू हो जाती है और तब अचानक से ब्लोर, उसकी गर्लफ्रेंड जिससे ब्लोर बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो दोनों ही वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ तक कि मरविन भी बाहर चली जाती है। जैस्कियर अंदर बैठा होता है और उसकी भी कुछ समझ में नहीं आता कि बातचीत के बीच ये तीनों बाहर क्यों चले गए। उनके जाते दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बाकी राज्यों के शासकों को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है और तब अचानक से ऊपर से कोई भारी आवाज आती है और एक खतरनाक क्रिएचर उस कमरे में आकर सभी को खत्म कर डालता है। इस तरह तीनों राज्य के शासक वहीं पर मारे जाते हैं। मतलब अब इस दुनिया में 3 राज्य नहीं होंगे, सिर्फ एक बड़ा राज्य होगा और वो है ज़ेंट्रिया। और इस साम्राज्य की रानी कोई और नहीं, ज़ेंट्रिया की राजकुमारी मरविन होगी। साम्राज्य की रानी होने के नाते वो लोगों के सामने जाकर उनसे बात करना तो चाहती है, लेकिन सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और तब उसे समझ आता है कि वो बस नाम की रानी है, असली शासक तो ब्लोर है और वो बस ब्लोर के हाथों की कठपुतली बनकर रहेगी। अब यहाँ फियाल और लॉर्क रशिया की राजधानी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि एक खतरनाक क्रिएचर ने सभी शासकों को खत्म कर दिया, लेकिन लॉर्क को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। फियाल कहता है कि जहाँ ब्लोर हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो एक मांत्रिक भी है जो अपनी शक्तियों से कोई पोर्टल बनाकर दूसरी दुनिया में जाता है और वहाँ के खतरनाक क्रिएचर्स को यहाँ लाकर ही उसने ये काम करवाया होगा। पर मुझे मरविन से ये उम्मीद नहीं थी, जो कि अब ज़ेंट्रिया की रानी बन चुकी है। बताओ। फिर दोनों चाकू से अपने हाथ पर काट कर शपथ लेते हैं कि हम दोनों मिलकर ज़ेंट्रिया और उस खतरनाक क्रिएचर दोनों का अंत कर देंगे। यहाँ ब्लोर एक कमरे में जाता है जहाँ सेंट्रियल नाम के एक आदमी को बंदी बनाकर रखा गया है। असल में ब्लोर जिस मोनोलिथ और पोर्टल का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में जाता है ना, ये सब कुछ सेंट्रियल का आविष्कार था। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद ब्लोर ने सेंट्रियल को यहाँ बंद करके रख दिया। ये कमरा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करेगा। जब भी ब्लोर को सेंट्रियल की मदद की जरूरत होती है तो वो यहाँ पर आकर उससे पूछ लेता है और फिर कोई रास्ता न पाकर सेंट्रियल भी उसकी मदद कर लेता है। लेकिन सेंट्रियल को भी यहाँ से कैसे भी करके बच निकलना है। ब्लोर का तो लक्ष्य है कि वो उस दूसरे डायमेंशन की रोशनी से अपना शक्तियान हासिल कर ले और इसी लक्ष्य के लिए वो सेंट्रियल से मदद मांगने आया हुआ है। यहाँ फियाल और लॉर कितने बड़े साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते और इसीलिए वो मदद के लिए घोस्ट नाम के कबीले के सरदार से मिलने जाते हैं जिसका नाम है शियन। दरअसल घोस्ट कबीला पूरी तरह से मिट चुका है और उन सबको मार डाला था डॉग क्लैन ने, यानी फियाल के क्लैन ने। सिर्फ शियान जिंदा बची हुई है, इसीलिए वो फियाल से नफरत करती है और कहती है कि मैं अपने दुश्मन की मदद कभी भी नहीं करूंगी, तुम जा सकते हो यहाँ से। लेकिन फियाल कहता है कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अगर फिलहाल आप मेरी मदद करेंगी तो ज़ेंट्रिया के राजमहल में जो आपके घोस्ट कबीले की पारंपरिक तलवार है उसे आपको वापस दिलाने में मैं मदद करूंगा। और तो राजमहल के अंदर जाने का एक सीक्रेट रास्ता भी है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं उस रास्ते से आपको अंदर भी लेकर जाऊंगा। लेकिन शियान तो टस से मस नहीं होती और उल्टा फियाल को गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि मैंने सुना है उस खतरनाक क्रिएचर ने तुम्हारे पिता को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी घिनौने तरीके से मार डाला उसने। तो वो लॉर को भी ताने मारती है जिस वजह से तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में शियान लड़ाई रोक लेती है और कहती है हमें आपस में लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ, पर आज हम तीनों का यहाँ मिलना शायद किस्मत में लिखा था और हम किस्मत के हिसाब से चलेंगे और मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। अब ये तीनों ज़ेंट्रिया के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर एक बॉनी को दिखाते हैं जो ड्वार्फ कबीले से है। इसका नाम है मेल्डॉफ और उसके पास उसके साइज का एक हथौड़ा भी है। समझौते के नाम पर ज़ेंट्रिया ने जो किया वो मेल्डॉफ को बहुत ही गलत लगा और इसलिए वो ज़ेंट्रिया के सारे सोल्जर्स को खत्म कर देना चाहती है। उसे खबर मिलती है कि किसी जगह पर सोल्जर्स इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए वो उन सब का काम तमाम करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ उसे बॉनी करके चिढ़ाकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन मेल्डॉफ तो खिड़की से अंदर जाकर सारे सोल्जर्स को मार डालती है और बड़े शान से बाहर निकलती है। दोस्तों, वो अक्सर अपने हथौड़े से बात भी करती है और कहती है कहीं और सोल्जर्स होंगे तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, ठीक है। दूसरी ओर ब्लोर बड़े मजे से नहा रहा होता है। वो ज़ेंट्रिया के सेनापति से कहता है कि हमारे खिलाफ अगर कोई कहीं बगावत करने की कोशिश भी करे
तो उनका पता लगाकर उन सभी को मार डालो। उसका हुक्म मानकर सेनापति और उसके सोल्जर्स जगह जगह जाकर लोगों को मार डालते हैं। एक पूरा शहर ही उनके किए हुए विनाश में जल रहा होता है। दूर से ये सब कुछ देखकर फियाल, लॉर्क और शियान समझ जाते हैं कि इन सोल्जर्स से लड़ने के लिए हमें और भी लोगों की जरूरत होगी और उसके लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए। तो वो एक जगह जाते हैं जहाँ सोने के सिक्के और दूसरी चीजें रखी जाती है। वहाँ एक बौना बैठा होता है जो कैशियर है, लेकिन वो जगह एकदम खाली होती है। वो बताता है कि जब लोगों को पता चला कि राज्य में प्रॉब्लम होने वाली है तो सभी ने मिलकर खजाना ही खाली कर दिया। इतने में इनको पकड़ने के लिए सोल्जर्स आ जाते हैं। शायद उनको खबर दे दी थी किसी ने इनके बारे में। दरअसल हर जगह पोस्टर लगा होता है कि जो फियाल और लॉर्क को पकड़कर सरकार को सौंपेगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तब कैशियर एक सीक्रेट रास्ते से बच निकलता है, पर इनके पास उस रास्ते को खोलकर बचने का वक्त नहीं होता, तो उन्हें इन सोल्जर से अब लड़ना ही पड़ेगा। वो वहाँ पर रखी लोहे की चीजों को शील्ड की तरह यूज करके लड़ना शुरू कर देते हैं। इस घमासान लड़ाई में शियान के शरीर में चाकू लग जाता है और उस चाकू में सोल्जर्स ने जहर लगा के रखा हुआ था, इसलिए शियान की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर भी वो लड़ती है और कई सोल्जर्स को मार डालती है। कुछ लोग बाहर जाकर उस जगह को आग लगा देते हैं, तो ये लोग उस सीक्रेट रास्ते से बच निकलते हैं। फाइनली यहाँ मरविन दोस्तों बड़ी परेशान है कि वो रानी बनकर भी बलौर के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। तब एक बावर्ची उसको जान से मारने के लिए चाकू लेकर आता है। वो कहता है कि इस राज्य में भुखमरी फैली हुई है, लेकिन रानी होकर आप कुछ नहीं कर रही, आपको तो मर जाना चाहिए। लेकिन तब एक यंग मांत्रिक जिसका नाम एब्लॉक है वो मरविन को बचा लेता है। तब मरविन ब्लॉर से कहती है मुझे देखना है बाहर लोग किस हाल में जी रहे हैं, पर ब्लॉर कहता है कि वो सब हम देख लेंगे, तुम बस यहीं सुरक्षित रहो। कहकर वो एब्लॉक को मरविन की सुरक्षा के लिए यहीं छोड़कर चला जाता है। पर एब्लॉक तो अभी अभी ब्लॉर से मंत्र तंत्र सीख ही रहा है, उसे ज्यादा कुछ नहीं आता। मरविन कहती है ब्लॉर जिस पोर्टल का इस्तेमाल करता है उसके बारे में भी तुम सीख लो, उसकी सारी बुक्स यहीं पर है, इन्हें पढ़ो, लेकिन फिलहाल मुझे अपना ड्रेस दो, मैं भेस बदल कर बाहर जाऊंगी और देखना चाहती हूँ कि मेरे राज्य के लोग किस तरह से जी रहे हैं। फिर मरविन एब्लॉक का ड्रेस पहनकर बाहर आम लोगों के बीच चली जाती है। वो देखते हैं कि लोगों को एक वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो रहा है। मरविन को बहुत दुख होता है, लेकिन तभी उसको धक्का देते हुए सेनापति वहां से जाता है। मरविन उसका पीछा करती है तो पता चलता है कि सेनापति एक व्यापारी को राज्य के कुछ रहस्य बता रहा है। व्यापारी पूछता है आप लोगों के पास खाना नहीं है तो क्या हुआ, राजमहल और किले में तो धान का भंडार है, उसमें से धान निकाल कर लोगों में बांट क्यों नहीं देते। तब सेनापति उसे बताता है कि भंडार में कुछ हो तब ना, सब खाली हो चुका है, लेकिन अगर ये बात लोगों को पता चली तो सभी मिलकर बगावत करेंगे। दूसरी ओर शियान की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अचानक वहाँ पर ब्रियान नाम का आदमी आ जाता है, जिसको देखकर लॉर्क और फियाल उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो कहता है कि देखो मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, बाहर सोल्जर्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें पकड़ कर देने वाले को बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा। वो कहते हैं कि हम जेंट्रिया के सोल्जर्स के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। ब्रायन कहता है कि उन्हीं सोल्जर्स ने मेरे पूरे गांव को जला डाला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ूंगा। पर शियान की हालत देखकर ब्रियान कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो शियान को ठीक कर सकता है। अब चारों मिलकर वहाँ पर जाते हैं। अचानक रास्ता कोहरे की चपेट में आ जाता है। ब्रियान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस चलते रहो, कहीं पे भी रुकना मत। और तब अचानक फियान को इल्यूजन्स आने लगते हैं जैसे वो रणभूमि में है, उसे विश्वास ही नहीं होता। लॉर्क के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसके पास की एक दर्दनाक घटना उसकी आंखों के सामने दिखाई जाती है, पर वो जैसे तैसे उस इल्यूजन से बाहर निकल आती है। यहाँ पे इस तरह के इल्यूजन आने का कारण है जागिर नाम की एक मांत्रिक। तब वहाँ पर सेंट्रियाल भी आ जाता है। लगता है दोस्तों वो ब्लॉर के चंगुल से बच निकला। सेंट्रियाल को देखकर फियाल को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर उसने पोर्टल, मोनोलिथ, दूसरी दुनिया वगैरह का पता नहीं लगाया होता तो उनका इस्तेमाल करके ब्लॉर इतना कुछ नहीं कर पाता कभी भी। तो वो सेंट्रियाल पर हमला करने के इरादे से उसके पास आता है, लेकिन जागिर उसे उठाकर दूर फेंक देती है, क्योंकि आपस में लड़ मरने का वक्त नहीं है, बल्कि एकजुट होकर ब्लॉर के खिलाफ लड़ने का वक्त है। दूसरी ओर ब्लॉर उस पोर्टल की मदद से दूसरे डायमेंशंस में जाकर उस रोशनी से बात करने जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वो अपने साथ 2 छोटे बच्चों को भी लाए होते हैं। असल में ब्लॉर को उस रोशनी की शक्तियां पाने के लिए किसी न किसी की बलि चढ़ानी होगी और इसीलिए वो इन बच्चों को लेकर आया है और शक्तियां पाने के लिए वो उनकी बलि चढ़ा भी देता है, जिसके बाद उसको काफी शक्तियां हासिल होती हैं। लेकिन अचानक उसकी शक्ति गायब हो जाती है। तो वो उस रोशनी से पूछता है कि मेरी शक्ति मुझसे छिन क्यों गई। तब वो बताती है कि जब तुम सच्चे मन से अपनी सबसे पसंदीदा चीज की बलि दोगे तब ये शक्ति तुम्हें वापस मिलेगी। पर ब्लॉर की कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ मरविन सेनापति और उस व्यापारी के साथ एक डीलिंग कर लेती है कि देखो मैं तुम्हारा रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी और तो और तुम्हें ऊंची पदवी भी दूंगी, बदले में ब्लॉर और उसकी मंत्र शक्तियों पर काबू पाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और हाँ, फियाल को ढूंढ कर लेकर आओ, वो भी जिंदा है, तब जाकर ये राज्य हमारा रहेगा, वरना सब कुछ ब्लॉर के हाथ में चला जाएगा। हम भी उसकी गुलाम बनकर जीने पर मजबूर हो जाएंगे नहीं तो सेनापति भी मरविन का साथ देने का फैसला करता है। यहाँ जागिर अपनी मंत्र शक्ति से शियान को ठीक करने लग जाती है। अब इन्हें कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी और जल्दी से जल्दी ब्लॉर को खत्म करना होगा। वैसे इस राज्य में कई मोनोलिथ्स हैं जिनके जरिए अलग अलग दुनिया में पहुंचा जा सकता है, लेकिन ब्लॉर सिर्फ एक ही मोनोलिथ का इस्तेमाल करता है। तो सेंट्रियल कहता है कि मोनोलिथ के जरिए हम न सिर्फ अलग अलग दुनियाओं में पहुंच सकते हैं, बल्कि इनके जरिए हम राज्य के अंदर एक मोनोलिथ से दूसरे मोनोलिथ में टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं। जंगल के अंदर एक मोनोलिथ है जिसके जरिए हम टेलीपोर्ट होकर राज्य के अंदर के मोनोलिथ में पहुंच जाएंगे और ब्लॉर को फिर खत्म कर सकते हैं। इसी आइडिया के साथ वो जंगल के उस मोनोलिथ के पास जाते हैं
और वहाँ के गार्ड्स को खत्म करके सेंट्रियल अपनी शक्ति से एक पोर्टल को क्रिएट करता है। तो वो सीधे राजमहल पहुंचने की उम्मीद को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो राजमहल जाने के बजाय किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। एक छोटा सा तालाब है जिसमें एक खूबसूरत फूल खिला हुआ है। लॉर्क उसे टच करती है तो फूल पानी के अंदर जाकर एक खतरनाक और बड़े कन खजूरे का रूप लेकर बाहर निकलता है। लॉर्क तो जान बचाकर वहां से भाग जाती है और फिर सेंट्रियल जल्दी से पोर्टल को खोलता है और सभी जल्दी अंदर आ जाते हैं। वो कन खजूरा भी आधा अंदर आ जाता है, लेकिन इतने में सेंट्रियल पोर्टल बंद कर देता है तो उसका शरीर बीच में कट जाता है और मर जाता है वो। फिलहाल तो ये लोग अपनी दुनिया में वापस आ चुके हैं। दूर राजमहल भी नजर आता है। अब ये लोग राजमहल की ओर बढ़ने लगते हैं, तब उन पर एक पत्थर गिरता है। वहाँ मेल्डॉफ आ जाती है दोस्तों और कहती है कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई और हम तुम्हारे पीछे किस खुशी में आए? तो मेल्डॉफ कहती है अपने जिंदा रहने की खुशी में। मेरे पीछे आओ वरना सब मारे जाओगे। ऊपर तुम्हारी मौत मंडरा रही है, चाहो तो देख लो। अब वो ऊपर देखते हैं तो ब्लॉर का छोड़ा हुआ एक खतरनाक मॉन्स्टर उड़ रहा होता है। अगर उसने ब्लॉर के खिलाफ बगावत करने वाले किसी को भी देख लिया तो मार डालेगा उसको। तो मेरे पीछे आ जाओ सभी के सभी, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अब सब उसकी बात को मानते हैं और उसके पीछे पीछे उस जगह की ओर चल पड़ते हैं। मेल्डॉफ बताती है कि सोल्जर्स को मारना मुश्किल नहीं, आसान काम है, लेकिन ऊपर जो मॉन्स्टर उड़ रहा है ना, उससे जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। तब सेंट्रियल सोच में पड़ जाता है कि मॉन्स्टर को मारना हम जैसे एल्फ्स के बस की बात तो है नहीं। अगर उसे मारना है तो हमें दूसरे मॉन्स्टर्स की जरूरत पड़ेगी। उस दूसरी दुनिया में जो कन खजूरा था, उसके जेनेटिक्स और यहाँ के फूलों का जहरीलापन, मंत्र शक्ति, इन सब का इस्तेमाल करके हमको एक मॉन्स्टर हंटर को बनाना होगा, एक विचर को क्रिएट करना होगा। लेकिन जो विचर बनेगा उसे बहुत दर्द और तकलीफ सहनी पड़ेगी। वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा फिर, और क्योंकि हम पहली बार ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो पता नहीं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। हो सकता है कि वो अपना पहला जैसा रूप कभी वापस ही ना पाए। तो सोच समझ कर बताओ विचर बनने को कौन तैयार है? यहाँ फियाल और लॉर्क में से कोई एक ही विचर बन सकता है, क्योंकि विचर बनने के लिए एक योद्धा होना बहुत जरूरी है। पर लॉर्क साफ कह देती है कि विचर तो मैं ही बनूंगी, इसलिए फियाल कुछ नहीं कह पाता। फिर सभी ड्रिंक करने लगते हैं। तब शियान फियाल से पूछती है कि राजमहल के अंदर जाने का वो सीक्रेट रास्ता कहाँ है? फियाल कहता है कि वैसा कोई रास्ता है ही नहीं, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, वरना आप हमारे साथ थोड़ी आने वाली थी। इस पर शियान को बड़ा गुस्सा आता है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, और वो चली जाती है। अब यहाँ राजमहल में अब लोग मरविन को ब्लॉर का वो बुक ला कर देता है और कहता है कि अगर मैं इसे पूरा पढ़ लूं तो मैं खुद ही कोई भी पोर्टल खोल सकता हूं। इतने में ब्लॉर आ जाता है और अपनी शक्ति से अब लोग की जान लेने की कोशिश करता है। तब वहां सेनापति आकर ब्लॉर की गर्लफ्रेंड की गर्दन पर चाकू कस देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ब्लॉर, अब ये लोग ब्लॉर को पकड़कर उसे कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ उसने सेंट्रियल को रखा था वहीं पर। यहाँ पर वो अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और अब साम्राज्य का पूरा कंट्रोल मरविन के हाथ में आ जाता है। तो यहाँ फियाल और सेंट्रियल बात कर ही रहे होते हैं कि हम लॉर्क को विचर बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अगले दिन लॉर्क की नींद खुलती है तो कोई आवाज सुनकर वो भागकर बाहर आ जाती है। वहाँ फियाल को मंत्र वगैरह के जरिए विचर बनाने की कोशिशें चल रही होती हैं। असल में फियाल लॉर्क को बहुत पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी हालत में एक मॉन्स्टर बने, इसलिए उसने लॉर्क को बिना बताए खुद विचर बनने का फैसला किया। अब मंत्र शक्ति के जरिए उस खतरनाक कन खजूरे के हृदय को फियाल की बॉडी के अंदर फिट करने की कोशिशें चल रही होती है। फियाल तो दर्द के मारे तड़प रहा होता है और यहाँ मरविन एवलॉक के साथ मोनोलिथ के पास जाती है और उसे पोर्टल खोलने को कहती है, क्योंकि फिलहाल इस राज्य में धान नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मरविन किसी दूसरी दुनिया में जाकर वहाँ से धान वगैरह यहाँ लेकर आना चाहती है ताकि उसकी जनता भूख से मरे ना। एवलॉक भी पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलते खुलते रह जाता है। वो कहता है कि वलोर की मदद के बिना शायद हम पोर्टल खोल ही नहीं सकते। दूसरी ओर फियाल को विचर बनाने की कोशिश चल रही होती है। उसको इतना दर्द होता है कि दर्द के मारे वो मर जाता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन अचानक वो आंखें खोलता है तो वो देखते हैं कि उसकी आंखें एक जानवर की आंखें जैसी हो गई है। इसी बीच शियान सीधे राजमहल चली जाती है और मरविन को बताती है कि मैं जानती हूँ कि फियाल और लॉर्क कहाँ है, तुम अपने सोल्जर्स को मेरे साथ भेजो, मैं उन दोनों को पकड़वा दूंगी। बदले में मुझे अपने घोस्ट कबीले की वो पारंपरिक तलवार वापस चाहिए। मरविन मान जाती है और अपने सोल्जर्स को शियान के साथ भेजती है। यहाँ तो फियाल के शरीर में ऐसा बदलाव होने लग जाता है कि उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन लॉर्क उसके साथ होती है तो उतना दर्द उसे महसूस नहीं होता और वो थोड़ा शांत रहता है। दोनों जानते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ मरविन ब्लॉर से मिलने जाती है और कहती है, यहाँ तुम बड़े या मैं बड़ी का सवाल नहीं है, मैं इस राज्य की रानी हूँ, तुम्हें मैं अपने जैसा समान दर्जा देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हमें मिलकर अपने राज्य के लोगों की भूख मिटानी होगी। तो ब्लॉर भी मान जाता है। इस वजह से मरविन ब्लॉर को आजाद कर देती है। अगले सीन में शियान वापस आ जाती है और कहती है, मैंने राजमहल में जाने का एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वैसे तुम में से कौन बनने वाला है मॉन्स्टर? तब फियाल आके आता है तो शियान लॉर्क पे चाकू फेंक देती है, लेकिन फियाल एंड वक्त पर चाकू पकड़ लेता है। मतलब उसके अंदर एक जानवर के वो सारे गुण आ चुके हैं जिससे उसका रिएक्शन इतना तेज हो जाता है कि बहुत ताकत आ जाती है उसमें। अब शियान उन सभी को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई रास्ता होता ही नहीं। तो इनको शियान पर शक होने लग जाता है और तभी पीछे से मरविन के सोल्जर्स आ जाते हैं। ये लोग भी समझ जाते हैं कि शियान गद्दार निकले और तब पहाड़ के ऊपर से शियान कुछ लोगों को लेकर आई थी। वो मिलकर सोल्जर्स को खत्म कर डालते हैं।
तभी फियाल और उसके साथी भी उनके साथ मिलकर सोल्जर्स का खात्मा कर देते हैं। तब शियान बताती है यही है वो रास्ता। अब हम इन मरे हुए सोल्जर्स के ड्रेस पहनकर फियाल को बंदी बनाकर ले जाने के बहाने राजमहल में घुसेंगे। यही है प्लान हमारा। राजमहल में मरविन बलौर को लेकर आई होती है क्योंकि वहाँ वो पोर्टल खोल सकता है। वहाँ पर कई सोल्जर्स भी होते हैं। मरविन कहती है जैसे बलौर पोर्टल खोलेगा तुम सभी अंदर घुसकर उस दुनिया में जो धान खाना मिले वो सब बटोर कर लेकर आओ। और सेनापति तुम्हें चाहिए कि बलौर पर एक नजर रखो, उसकी नियत कभी भी बदल सकती है। बलौर पोर्टल खोलता है और सोल्जर्स और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बलौर भी अंदर चला जाता है। पर उस दुनिया में जाकर सोल्जर्स को लगता है शॉक क्योंकि वहाँ हर तरफ सूखी बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं होता। बलौर की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है क्या हम इन सारे सोल्जर्स की बलि देने वाले हैं, लेकिन बलौर का इरादा सोल्जर्स की बलि देना नहीं क्योंकि उसे दूसरे डायमेंशन की रोशनी से शक्ति पाने के लिए एक ऐसे इंसान की बलि देनी होगी जिससे वो बहुत चाहता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वो कौन होगा? उसकी गर्लफ्रेंड। इस बात को उसकी गर्लफ्रेंड भी समझ जाती है और चाकू से उसकी गर्दन काट दी जाती है और बेचारी वहीं पर खत्म। सोल्जर्स की कुछ समझ में नहीं आता और तब दूसरे डायमेंशन से वो रोशनी आती है और अब वो बलौर को खतरनाक शक्तियां देती है। सेनापति और उसके आदमी बलौर पर हमला करने आते हैं, लेकिन बलौर कोई और पोर्टल खोलकर सेनापति और दूसरे सोल्जर्स को किसी और ही दुनिया में फंसा देता है। दूसरी ओर शियान फियाल को पकड़ कर लेकर आती है। लॉर्क और दूसरे लोग सोल्जर्स की तरह उसके साथ राज्य के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि राज्य के लोग भूखमरी से तड़प रहे हैं। सिर्फ शियान और फियाल को राजमहल के अंदर अलाउ किया जाता है। लॉर्क और बाकी लोग बाहर ही रुक जाते हैं। अब सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए वो उन्हें धान के भंडार के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपकी मेहनत से हुई पैदावार है, इस पे आप सभी का हक है, जितना चाहो ले लो। ये कहकर वो भंडार खोलते हैं लेकिन अंदर एक दाना भी नहीं होता और वो समझ जाते हैं कि सरकार उनको धोखे में रख रही है और आक्रोश में आकर वो सभी सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं। यहाँ शियान फियाल को लेकर मरविन के पास जाती है। मरविन कहती है फियाल को तो तुम लेकर आ गई, लेकिन लॉर्क कहाँ है? शियान कहती है उसे भी लेकर आ रही थी लेकिन रास्ते में वो मर गई और अब मुझे अपने कबीले की वो पारंपरिक तलवार लौटा दो। लेकिन मरविन कहती है वो तलवार तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी और हाँ, उस तलवार से तुम्हारा सर जरूर काट लूंगी। ये कहकर वो अपने आदमियों से कहती है इस औरत को कारागार में बंद कर दो। फिर वो शियान को पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर वो अब फियाल से कहती है ये राज्य मेरा है, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर यहाँ पर राज करेंगे। फियाल को बड़ा गुस्सा आता है। उसके अंदर का वो मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है। मरविन तो डर जाती है और उसे लेकर बलौर के उस खतरनाक क्रिएचर से लड़ाने की कोशिश करती है। फियाल भी उस क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच शियान मरविन के सोल्जर्स को मारकर लॉर्क और दूसरों के लिए दरवाजा खोल देती है और फिर शियान मेल्डॉफ ब्रायन सोल्जर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मेल्डॉफ को तीर लग जाता है लेकिन वो उसे बाहर निकाल कर उसी से उस आदमी पर हमला कर देती है जिसने तीर चलाया था। ये मेल्डॉफ दिखने में नाटी सी है लेकिन बहुत ही वीर है। जैगर और सेंट्रियाल मोनोलिथ को मिटाने के लिए निकल जाते हैं और लॉर्क मरविन को जान से मारने के लिए उसके कमरे में जाती है। मरविन लॉर्क पे हमला करने आती है लेकिन लॉर्क उस चाकू को पकड़कर मरविन के शरीर में खोप देती है। मरविन अपनी जनता की भलाई चाहती है लेकिन उसके लिए उसने गलत तरीका अपनाया और अब उसके शरीर में चाकू उतर चुका है। तो लॉर्क कहती है तुम अभी चाकू बाहर निकाल दोगे तो अभी मर जाओगे, इसलिए तुम्हारा जब मन करे मरने का तो इस चाकू को निकाल देना और अपनी मर्जी से मर जाना, कहकर लॉर्क चले जाती है। दूसरी ओर उस पोर्टल से बलौर बाहर निकलता है और अब उसके पास जैसे दुनिया भर की शक्तियां हो। तब एक सोल्जर आकर चिल्लाता है कि लोगों ने बगावत कर दी है और उन्होंने राजमहल को घेर लिया है। बलौर कहता है इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। ये कहकर वो गुस्से में अपनी शक्ति से उस सोल्जर को जला देता है। ठीक उसी वक्त उस मोनोलिथ को मिटाने के लिए सेंट्रियाल और जैगर आए होते हैं। बलौर अपनी शक्ति से इन पर भी हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर फियाल उस क्रिएचर से लड़ रहा होता है तो वो क्रिएचर एक लेजर जैसी शक्ति का इस्तेमाल करके फियाल पर हमला कर देता है। फियाल तो उससे यहाँ वहाँ बचता रहता है और एक हथियार उठाकर उसके सर पे दे मारता है, लेकिन इससे होता यह है उस क्रिएचर के साथ फियाल भी गिर जाता है। दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है। यहाँ मरविन धीरे से सिंहासन पर बैठी हुई है और सर पे ताज रख लेती है अपना। वो सोचती है मैं मरूंगी तो एक रानी की तरह मरूंगी। इतने में लोग अंदर घुस आते हैं और वो जल्दी मरविन को मारने की सोचते हैं, पर वो अपनी जनता के हाथों मरना नहीं चाहती, इसीलिए वो खुद चाकू निकाल लेती है जिसकी वजह से बहुत खून बह जाता है और फाइनली वो मर जाती है। यहाँ फियाल नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो क्रिएचर उसके पास ही होता है। इससे पहले वो फियाल को खत्म करता लॉर्क आ जाती है और उसकी आंख पर तीर चला देती है वो, लेकिन वो क्रिएचर अपनी पूंछ से लॉर्क को मारकर ऊपर उड़ा देता है और वापस हमला करने आता है। अब क्योंकि फियाल लॉर्क से बहुत प्यार करता है तो ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है कि क्रिएचर ने उसे मारा और फिर उसकी चमड़ी वगैरह फटकर वो एक खतरनाक और घिनौना मॉन्स्टर बनने लगता है। उड़कर आते हुए उस क्रिएचर पर वो एक चाकू फेंकता है जो उस क्रिएचर के चारों ओर घूमकर सीधे उसके सर पे लग जाता है और वो सिकुड़ कर नीचे। यहाँ सेंट्रियाल बलौर से लड़ रहा होता है और इसी बीच जैगर सेंट्रियाल और बलौर को मोनोलिथ के साथ कनेक्ट कर देती है जिससे कि उनकी शक्तियां मोनोलिथ के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और यहाँ फियाल ने आखिरकार उस क्रिएचर को खत्म कर दिया होता है और अब जरा सबको चैन आता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और फियाल उसके 2 टुकड़े कर देता है क्योंकि अब वो भी एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है। इस वजह से ब्रायन उसको चाकू से मारता भी है। फियाल को चोट तो लगती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। बदले में वो ब्रायन को जोर से मारता है और वो गिर जाता है। वो दूसरों को भी खत्म कर देता, लेकिन तब लॉर्क की
की सुरीली आवाज में उसको एक गाना सुनाई देता है। फिलहाल तो फियाल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर भी तो बन चुका है और वो कभी वापस फियाल नहीं बन सकता दोबारा, मतलब ओरिजिनल फियाल। वो लॉर्क से कहता है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज अपने हाथों मुझे मार डालो। लॉर्क बहुत ही इमोशनल होकर दिल से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फियाल भी कहता है कि मैं भी दिल से तुम्हें चाहता हूँ। और अब लॉर्क अपने दिल पे पत्थर रखकर फियाल के हृदय में चाकू उतार देती है और वो वहीं पर खत्म। लॉर्क से दुख बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी ओर सिंड्रियाल और बलोर उस मोनोलिथ से कनेक्ट होते हैं, तो उनकी शक्ति से मोनोलिथ मिटने लगता है और मोनोलिथ के साथ ही बलोर और सिंड्रियाल दोनों ही मारे जाते हैं। इन्हें लगा था कि जैसे मोनोलिथ मिटेगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच गलत थी, क्योंकि इस मोनोलिथ के मिटने से अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग गैलेक्सीज के प्लैनेट्स, स्टार्स सभी एक कतार में कनेक्ट होने लगते हैं। इस वजह से अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से क्लैश होकर तबाह हो जाते हैं। शुरू में इनकी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में इस दुनिया के समुद्र किनारे एक एल्फ को दिखाते हैं। एक लड़की उससे पूछती है, मैं कहाँ हूँ? और उस लड़की के कान नॉर्मल होते हैं, ना कि एल्फ के जैसे बड़े। मतलब ये लड़की नॉर्मल इंसान है, यानी मोनोलिथ के मिटने से जो तबाही हुई थी उसकी वजह से एल्फ की दुनिया में अब इंसान, जादुई मॉन्स्टर सब आना शुरू हो गए हैं। लॉर्क प्रेग्नेंट है और क्योंकि जब फियाल मॉन्स्टर बन रहा था उस वक्त वो इंटीमेट हुए थे, इस वजह से उसका जो बच्चा होगा उसके अंदर भी फियाल की वही खतरनाक शक्तियां होंगी और वो बच्चा ही होगा इस दुनिया का सबसे पहला विचर। और यहीं पे इस मिनी सीरीज का अंत होता है। इसके 12 साल के बाद ही विचर सीरीज की कहानी शुरू होती है। मोनोलिथ के तबाही होने से अब दूसरे यूनिवर्स के जीव जंतु, इंसान, मॉन्स्टर सभी इस दुनिया में आकर रहने लगे हैं और इन खतरनाक मॉन्स्टर और क्रिएचर्स को खत्म करना ही विचर्स का काम है। इसीलिए विचर्स को मॉन्स्टर हंटर भी कहा जाता है। ऐसे विचर्स में से एक की कहानी है विचर सीरीज, जिसके अलग अलग सीजन्स बने हैं। अगर आप विचर सीरीज भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर ज्यादा लाइक्स मिले तो जरूर विचर सीरीज को आपके लिए लेकर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।